नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो कि झारखंड में अगर बात करें हम जनजातियों में, तो झारखंड की जनजातियों में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 22वीं जनजाति। क्योंकि इससे पहले हम 21 जनजातियों को अलग अलग खंडों में पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारे पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारे क्लास के कह सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से वो सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। हम अलग प्लेलिस्ट बनाकर इसको रखे हुए हैं। झारखंड जीके से आप जब जाएंगे तो वहां पे आपको सारी जनजातियों को आपको अलग अलग वहां पे मिलेगा क्रम से। साथ ही साथ हम झारखंड जनजातीय शासन व्यवस्था जो है उसके बारे में पूरा वीडियो कर चुके हैं। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी कोई हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। चलिए आज हम बात करते हैं बिना समय गवाए हुए। आज हम बात करेंगे झारखंड की एक महत्वपूर्ण जनजाति, वो है बेदिया जनजाति के बारे में। दरअसल बेदिया जनजाति, इनका नाम कहीं ना कहीं इनसे इसलिए माना जाता है क्योंकि ये अपने आप को वेदव निवस कहते हैं। ये अपने आप को वेदव निवस कहते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है वो यहीं से बेदिया नाम पड़ा है। क्योंकि इसीलिए मानते हैं कि ये वेदव निवस है और इन्हीं के नाम से बेदिया नामकरण माना जाता है। साथ ही साथ ये अपने को उच्च हिंदू मानते हैं। ये अपने आप को उच्च हिंदू मानते हैं क्योंकि हम जब जनजातियों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे जब शुरुआत में, तो वहां पे हम सभी चीजों को अलग अलग देखे थे कि इनमें से कौन सी जनजाति है जो कि आदिम जनजाति के अंतर्गत आता है, इनमें से कौन सी जनजाति है जो कि अपने आप को उच्च हिंदू मानते हैं, इनमें से कौन सी जनजाति है जो कि कह सकते हैं कि सदान समुदाय के अंतर्गत आते हैं, इनमें से कौन सी जनजाति जो कि घुमंतु किस्म का जनजाति है। और भी कई तरह से अलग अलग खंडों में हम वहां पे पढ़े थे और भी कई आधार पर इनका वर्गीकरण हम वहां पे देखे थे। जैसे कुछ जनजातियों को शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में अलग अलग किया गया है, तो कहीं किसी को व्यापारी वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो कुछ कह सकते हैं कि जनजातियों को हम जानते हैं कि शिल्पी जनजाति, यानी कोई भी कार्य करने के लिए, जैसे था माली है, और भी कई ऐसे जनजाति चीक बड़ाइक और भी कई ऐसे जनजाति हैं जो कि शिल्पी जनजाति के रूप में माना जाता है। क्योंकि ये बांस की कला में प्रवीण होते हैं, तो वहीं हाथों से बने निर्मित कपड़ों के ये कह सकते हैं कि मानते हैं। तो हाथ से कपड़े बने हुए ये चीक बड़ाइक जनजाति जो उनके कह सकते हैं कि जन्मदाता के रूप में माना जाता है, क्योंकि हाथ से बने कपड़े को ये काफी निपुणता के साथ कह सकते हैं कि पूरे बहुत अच्छे तरीके से ये बनाते हैं। साथ ही साथ बांस के वस्तुओं में अगर बात करें, बांस के कई सारे अलग अलग वस्तु बनाया जाता है, तो वो माहली जनजाति के द्वारा। और कई ऐसे जनजातियों में कह सकते हैं कि माहली के साथ साथ तूरी जनजाति जो है वो भी कहीं ना कहीं जो वो बांस का कार्य जो है वो बनाते हैं। जैसे बांस की टोकरी हो गया और भी कई ऐसे जो भी बांस के बनते हैं वस्तु, उन सभी चीजों को ये बनाते हैं। तो कुछ ऐसे जनजाति हैं जिनको शिल्पी जनजाति के आधार पर रखा गया, कुछ कृषक के आधार पर रखा गया। हालांकि ज्यादातर जनजातियों में देखा गया कि उनका कृषि जो वो मुख्य पेशा माना गया है, लेकिन अगर बात करेंगे तो अलग अलग हम खंडों में उनका वर्गीकरण पढ़े थे। साथ ही साथ प्रजातीय समूह को भी हम अलग अलग खंडों में पढ़ चुके हैं। तो आप हमारे पिछले क्लास में देखेंगे तो वहां सभी चीज आपको मिल जाएगा जब आप जनजातियों के वर्गीकरण का क्लास देख लेंगे पूरा। तो अब हम बात करते हैं इनकी प्रजातीय समूह के आधार पर। तो प्रजातीय समूह के आधार पर बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से जनजातियों को 3 प्रमुख समूह में बांटा गया। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, फिर है ऑस्ट्रेलॉइड या तो फिर प्री द्रविडियन, और तीसरा आता है वो है आपका द्रविडियन। तो कह सकते हैं कि बेदिया जनजाति जो है वो द्रविड़ प्रजाति समूह के अंतर्गत आता है। तो अगर पूछा जाए कि बेदिया जनजाति किस समूह प्रजाति समूह के अंतर्गत आता है, तो वो है द्रविड़ प्रजाति समूह के अंतर्गत माना जाता है। साथ ही साथ इनका मुख्य निवास स्थल अगर देखा जाए तो मुख्य निवास स्थल अगर बात करें तो हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल परगना के क्षेत्र में, ये सभी क्षेत्रों में कह सकते हैं कि बेदिया जनजाति का काफी जमावड़ा देखने को मिलता है। यानी कह सकते हैं कि वहां पे इनकी जनसंख्या ज्यादा है। अब बात करेंगे हम आगे, तो इनकी जनसंख्या अब है कितनी। तो एग्जैक्ट अगर जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार से अगर बात करें तो वो लगभग बात करें तो 1,01,61 माना जाता है। 1,01,61 जो कि कुल जनजातियों का 1.16 यानी 1.16% माना जाता है लगभग। तो ये याद रखेंगे, ये 2011 की जनगणना के अनुसार से ये आंकड़ा है। अब हम बात करेंगे बेदिया जनजाति की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में। तो बात करेंगे जब भी हम समाज की बात करते हैं जनजातियों में या तो फिर सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में, तो कहीं ना कहीं एक चीज हमको जब जरूर आता है कि सामाजिक व्यवस्था में आप कुछ ऐसे चीज है जो कि सभी जनजातियों में कॉमन है। जैसे उनका समाज पितृ शतात्मक और पितृवंशी है।
उनमें समगोत्रीय विवाह वर्जित माना जाता है। तो ये कुछ ऐसे चीज है जो कि सभी में लगभग कॉमन देखने को मिलता है। वो बहिर्विवाही गोत्री माना जाता है, यानी कह सकते हैं कि समान गोत्र में विवाह नहीं होता है। कई ऐसे जनजातियों में ये कह सकते हैं कि गंभीर अपराध की श्रेणी में भी माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति अगर कहीं समान गोत्र में वो विवाह कर लेता है, या तो फिर कह सकते हैं कि गलत तरीके से उसका संबंध बनाता है, तो उस तरह के भी समय पे ये क्या है कि यहाँ पे वर्जित माना जाता है और उसको गांव से निष्कासित तक का व्यवस्था देखने को मिलता है दंड स्वरूप। तो इस तरह से अगर बात करेंगे तो सामाजिक व्यवस्था लगभग जनजातियों में ये है, कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। साथ ही साथ अपनी इसकी संस्कृति है, ये अभी अलग अलग जनजातियों में सबकी अपनी अपनी संस्कृति का आधार है। और कह सकते हैं कि सभी का लगभग संस्कृति जो वो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ा हुआ है। चाहे वो जो भी जनजाति हो, कहीं ना कहीं वो प्रकृति पूजक माने जाते हैं। अब बात करेंगे जो इनके गांव का, या तो कह सकते हैं कि पंचायती व्यवस्था जो होता है जनजातियों में, तो उनका चलाने का कार्य होता है, वो अलग अलग व्यक्ति उसमें कह सकते हैं कि उसमें चयनित किया जाता है। चाहे वो गांव का प्रधान हो या तो फिर पंचायत का प्रधान हो, धार्मिक प्रधान अलग होता है, फिर कह सकते हैं कि अलग अलग व्यक्ति देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर बात करें बेदिया जनजाति में कि गांव के मुखिया जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो इसे प्रधान के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं महतो भी मिलता है और कहीं पे ओहदार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों शब्द आप याद रखेंगे, प्रधान, महतो या तो फिर ओहदार के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि दरअसल ओहदार के नाम से जब भी आता है तो ओहदार के नाम से है कि एक जो भी गांव होता है तो गांव को ओहदार के नाम से भी संबोधित किया जाता है बहुत जगह। तो उसी का जो मुख्य प्रमुख व्यक्ति होता है वो ओहदार के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इनमें कुछ प्रचलित विवाह का अगर बात करें तो इनमें जो सबसे ज्यादा प्रचलित विवाह माना जाता है वो आयोजित विवाह माना जाता है। कह सकते हैं कि आयोजित विवाह जो वो सबसे संपन्न विवाह के रूप में माना जाता है इन जनजातियों में, और ये ज्यादा प्रचलित है। साथ ही साथ एक विजातीय विवाह, कह सकते हैं कि जो समान जाति में विवाह नहीं होता है, जो अलग जाति में विवाह होता है, उसे ठुकुर ठेनी के नाम से जाना जाता है। तो अगर समान कह सकते हैं कि समान जाति में अगर कह सकते हैं कि बेदिया और बेदिया में अगर शादी जो नहीं होता है, कह सकते हैं कि बेदिया जनजाति का विवाह अगर किसी दूसरे जाति से होता है तो विजातीय विवाह के नाम से जाना जाता है। तो वही विजातीय विवाह को ये अपनी भाषा में ठुकुर ठेनी के नाम से संबोधित करते हैं। तो इन शब्दावलियों को आप जरूर ध्यान रखेंगे, यहां से आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। क्योंकि जब भी कोई यूनिक आपको थोड़ा सा शब्द देखने को मिले तो वो आप जरूर उसको याद रखेंगे, क्योंकि वहां से सवाल जो है वो ज्यादा पूछने का चांस होता है। फिर बात करते हैं इनके कुछ प्रमुख गोत्रों में। तो सभी जनजातियों में अलग अलग गोत्र भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ सभी गोत्रों का अपना अपना गोत्र चिन्ह होता है, जिसको हम टोटेम व्यवस्था भी कह सकते हैं, टोटेम चिन्ह भी मानते हैं बहुत जगह। तो ये सबकी अपनी अपनी टोटेमिक व्यवस्था है और सभी का अपना अपना गोत्र का जो भी गोत्र है तो गोत्र का अपना एक गोत्र चिन्ह होता है। जैसे बड़वार, तो बड़वार का भी अपना एक गोत्र चिन्ह होता है। जैसे सिरहार है, वो आहेर, चिडरा, महकुल, फिर है फेचा, सुइया, काछीम, बाम्बी, महुआ आदि। ये सभी जो कह सकते हैं कि प्रमुख गोत्र देखने को मिलता है बेदिया जनजाति में। तो बड़वार, सिरहार, आहेर, चिडरा, महकुल, फेचा, सुइया, काछीम, बाम्बी, महुआ, ये सभी जो है वो, इसके अलावा और भी कई सारे गोत्र जो है वो देखने को मिलता है बेदिया जनजातियों में। तो ये सभी चीजों को आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहां से आपको डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि इसमें से कौन सा ये है, लेकिन डायरेक्टली आपको 3 से 4 गोत्र उठा लेता है। यहां से 3-4 गोत्र दे दिया और 3-4 गोत्र आपको पूछ लेगा इनमें से किस जनजाति से संबंधित है। जैसे डायरेक्टली यहां से 4 पूछ ले, बड़वार, सिरहार, आहेर और चिडरा, ये गोत्र जो है वो किस जनजाति से संबंधित है, तो वो आपका बेदिया आंसर होगा। उसी तरह से अगर बात करेंगे इनके परिधान की, जब भी हम संस्कृति व्यवस्था देखते हैं तो इनकी परिधान जो है वो काफी भी कह सकते हैं कि ये भी काफी आकर्षक होता है। सभी अपनी अपनी जनजातियों में अपना अपना जो कह सकते हैं कि रहन सहन और पारंपरिक व्यवस्था जो होता है वो काफी देखने लायक होता है और ये काफी कह सकते हैं कि उत्सुकता भरा होता है। तो इनका अपना अपना परिधान है, अपना अपना संस्कृति के आधार पर अलग अलग वस्त्र देखने को मिलता है। जैसे अगर बेदिया जनजाति में अगर बात करें तो इनका पुरुषों का जो पारंपरिक परिधान है उसको 2 नामों से जाना जाता है। पहला है केरिया, या तो बहुत जगह करेया भी मिलेगा, केरिया, फिर है काछा या तो फिर भगवा। काछा या भगवा कह सकते हैं कि ये कपड़े का एक भाग होता है जो कि एक ही भाग होता है कपड़ा का बना हुआ गमछा टाइप से, और वो लपेटा हुआ रहता है, तो उसी को हम भगवा के नाम से संबंधित जाना जाता है। और केरिया कह सकते हैं कि केरिया भी एक
ये पुरुषों का पारंपरिक प्रधान है, ये परिधान है। तो अगर बोले कि पुरुषों का वस्त्र जो है वो मुख्य रूप से एक केरिया और दूसरा है कच्छा या तो फिर भगवा। फिर महिलाओं का पारंपरिक परिधानों में अगर बात करें तो ये दो है, वो है एक ठेठी और पाचन। ठेठी और पाचन या तो फिर पचान भी बहुत जगह देखने को मिलता है। तो ठेठी और पाचन या पचान जो है वो महिलाओं का पारंपरिक परिधान माना जाता है। वहीं इनके शादियों में कह सकते हैं कि जो वधू मूल्य दिया जाता है वो डाली टाका के नाम से जाना जाता है। डाली टाका, तो हम पिछले जनजातियों में एक पढ़े थे डाली कटारी, तो इन सभी चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। डाली कटारी अलग है, डाली टाका अलग है। डाली टाका अगर पूछा जाए तो ये बेदीय जनजाति के कह सकते हैं जो वधू मूल्य दिया जाता है उसे डाली टाका के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी चीजों को हम ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अब हम परिचय और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के बाद तीसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे इनकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में। अगर बात करें इनकी आर्थिक व्यवस्था तो ये मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था जो इनका चलता है वो कृषि पर ही चलता है। लेकिन कह सकते हैं कुछ बेदीय जनजाति कृषक के साथ साथ वो मजदूरी भी करते हैं। कुछ जिनके पास पर्याप्त भूमि नहीं है, यानी कह सकते हैं जो भूमिहीन जनजाति है वो क्या है कि कृषि कार्य नहीं कर पाते, तो वैसे में वो क्या है कि ज्यादातर देखने को मिलता है मजदूरी कार्य करते हैं और भी कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में वो कार्य करते हैं। तो इस तरह से भी अपना जीवन यापन करते हैं। अगर बात करें इनकी धार्मिक व्यवस्था के बारे में, तो धार्मिक व्यवस्था अगर बात करें तो ये प्रमुख देवता इनका जो माना जाता है वो सूर्य की ये मुख्य रूप से पूजा करता है। क्योंकि इन जनजातियों में कह सकते हैं कि जो सबसे प्रमुख जो त्योहार होता है वो सूर्याही पर्व देखने को मिलता है, जो कि सूर्याही पूजा होता है। तो वो पूजा जो है वो सबसे ज्यादा प्रचलन है बेदीय जनजातियों में, इसलिए ये सूर्य की पूजा करते हैं। सूर्य की पूजा के साथ साथ चंद्रमा, पृथ्वी, पहाड़, जंगल, ये सभी चीजों की भी ये पूजा साथ ही साथ करते हैं। इनका धार्मिक स्थल अगर बात करें जहां पे धार्मिक कार्यों का संचालन होता है, जहां धार्मिक कार्य होते हैं, तो उस स्थान को सरना के नाम से जाना जाता है। तो उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो सरना के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बेदीय जनजाति का धार्मिक स्थल किस नाम से जाना जाता है, तो सरना के नाम से जाना जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि इस वर्ष जो है वो सरना कोड को लेकर काफी चर्चा में ये रहा है। तो इसके बारे में हम एक डिटेल से अगला जब हम वीडियो लाएंगे तो उसमें सारे चीज को समझेंगे कि क्या है सरना कोड और क्यों इसे लाना चाह रही है सरकार। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों को हम समझेंगे कि उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं और एक एक करके उन सभी चीजों को हम समझेंगे और जनजाति के लिए क्यों आवश्यक है सरना कोड जो लाया जा रहा है वो क्यों आवश्यक है। तो इन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे क्योंकि ये काफी चर्चा में रहा है। तो यहाँ से सवाल आपसे पूछा भी जा सकता है। साथ ही साथ इनके कुछ प्रमुख पर्व त्योहारों में अगर बात करें तो इनके पर्व त्योहारों में अगर बात करें तो बेदीय जनजाति का मुख्य पूजा जो है वो सूर्याही पूजा है। सूर्याही पूजा ये मुख्य रूप से मनाते हैं। साथ ही साथ इनमें से कई सारे कह सकते हैं कि बेदीय जनजाति जो है वो धीरे धीरे हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा किया करते हैं। तो वहां से कह सकते हैं कि ये हिंदू जो भी त्योहार होते हैं, पर्व त्योहार होते हैं, वहां से भी ये पूजा करते हैं। और याद रखेंगे बेदीय जनजाति में टोटेम व्यवस्था का प्रचलन भी देखने को मिलता है, क्योंकि टोटेमिक व्यवस्था हम जानते हैं कि टोटेमिक व्यवस्था जो भी गोत्र है तो गोत्र का अपना एक गोत्र चिन्ह होता है। गोत्र चिन्ह होता है। गोत्र चिन्ह किसी भी आधार पर हो सकता है, चाहे वो पशु हो सकता है, पक्षी हो सकता है, या तो वृक्ष के नाम पर हो सकता है, या प्रकृति के आधार पर कोई भी वस्तु हो सकता है। और जो भी कह सकते हैं कि किसी भी जनजाति का जो भी गोत्र होगा उसका गोत्र चिन्ह जो होगा वो अपने उसको कह सकते हैं कि वो सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि एक तरह से धार्मिक आधार पर वो उसका काफी महत्व माना जाता है और वो उसे पूजते भी हैं। कह सकते हैं कि उनको कभी वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कभी भी गलत तरीके से उसकी हत्या नहीं करेंगे, उसको कभी भी मारेंगे नहीं। और जब भी कह सकते हैं कि जो भी उनका टोटेमिक व्यवस्था है उन सभी चीजों को ये काफी अच्छे से फॉलो करते हैं। लेकिन इसके बाद हम जब सारी जनजातियों को 32 जनजातियों को जब हम पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद क्या है कि हम अलग अलग खंडों में पढ़ेंगे। जैसे जो भी प्रमुख चाहे वधु मूल्य हो तो एक जगह हम एक समरी के रूप में हम कह सकते हैं कि जितने भी वधु मूल्य हैं जनजातियों में वो सभी चीजों को एक जगह पढ़ लेंगे। जिनमें भी टोटेमिक व्यवस्था है उन सभी चीजों के बारे में एक जगह पढ़ लेंगे। जितना भी कह सकते हैं कि इनका जो भी गोत्र रहा है तो गोत्र चिन्ह के बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं उन सभी चीजों को हम एक टेबल के रूप में पढ़ लेंगे, ताकि वहां से क्या है कि जब एक टेबल के रूप में जब हम याद कर लेंगे तो वहां से हम आसानी से कर लेंगे। तो पहले हम 32 जनजाति को पढ़ेंगे, जैसे आज 22 पढ़ चुके हैं, 10 और बचा हुआ है तो 2 जनजाति और पढ़ेंगे, 24 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट के 8 हम आदिम जनजातियों को अलग अलग खंडों में एक साथ कवर करेंगे, क्योंकि हम चाहते कि ऐसे पढ़ा जाए ताकि हमें
आगे चलकर जब समझ क्वेश्चन आए तो वहां पे हमको कंफ्यूजन नहीं हो और आसानी से हम सभी चीजों को कर सकें। तो पहले हम 24 जनजातियों को बात करेंगे, फिर उसके बाद 8 जनजाति जो आएगा लास्ट में, वो आदिम जनजाति के बारे में हम 8 जनजातियों का बात करेंगे। फिर उसके बाद जब ये सभी जनजाति पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम फिर सदान के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या है सदान। सदान के बारे में भी काफी बार सवाल पूछा जाता है और जेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो वहां पे भी आपको यहां से सवाल पूछा जाता है। तो चलिए इस तरह से हम एक एक करके सभी चीजों को हम बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी कोई हम नया वीडियो अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाएगा और आप आसानी से वहां से हमारे सारे वीडियो को देख सकेंगे। तो आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।